जिस तरीके से सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था, मेरी पार्टी, मेरे तमाम सांसद, मेरा परिवार, मेरी पार्टी का वो चुनाव चिन्ह जो मेरे पिता ने बहुत मेहनत से संजोकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, जिस घर में मैं 34 साल से रहता था, रातों रात उस घर तक को भी हम लोग को खाली करना पड़ा। ये तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए उसके बाद जब मैं पटना सबसे पहली बार आया तो सीधा यहाँ हाजीपुर आया, और उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यारा आशीर्वाद दिया, ना मुझे पिता की कमी महसूस होने दी, ना मुझे मेरे परिवार की कमी आप लोगों ने महसूस होने दी। ये वो रिश्ता है आप लोगों के साथ, ये वही रिश्ता है जो आप लोगों ने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ भी बनाया था। और आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, मैं ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं कहूंगा, मैं बस इतना आग्रह करूंगा, अगर आप लोगों को मुझ में विश्वास लगता है, अगर आप लोगों को मुझमें मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की छवि दिखाई देती है, अगर आपको लगता है कि मैं उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के संस्कार है मुझमें, और उन्हीं की तरह अगर मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूं, तो दिल खोल कर मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूं। साथियों, आज जब हम लोग नामांकन के सभा में मौजूद है, देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे, और ये लोकसभा में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, और इन दोनों चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, और जरूरी है साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, पहली बार देश में कोई एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू किया भारत को विकसित देश बनाने को लेकर। आज से 1 दशक पहले हमने से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, और आज हम लोग को गर्व होता है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। ये सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों का विषय है, हमें पर साथियों, जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। ये वो सोच है जो आने वाले दिनों में भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जाएगी। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की, किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम नहीं किया। छोटी जरूरत पर कितनी बड़ी जरूरत है उस गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए, उनके लिए उज्ज्वला योजना थी। आज आयुष्मान कार्ड की वजह से देश में कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित रह जाए। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहां एक तरफ उन्होंने सरहद से हमारी सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित रखने का काम किया, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़ सके, इस बात की चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। पर साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हो, कई लोग आएंगे, विपक्षी दलों के कई नेता झूठ बनाकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जबकि हकीकत है ये वही लोग हैं जिनके ऊपर 55 साल तक केंद्र में हम लोगों ने भरोसा किया और 15 साल तक बिहार में हम लोगों ने भरोसा किया। जो लोग इतने साल तक बिहार का देश का विकास नहीं कर पाए, आज जब ये लोग आते हैं तो इनके पास मुद्दा क्या है? ये मुद्दा उठाएंगे कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आएंगे। क्या है ये? क्या है ये विरासत का टैक्स? ये एक ऐसा टैक्स है जो आपकी जमीन,
आपकी संपत्ति, जो भी जेवर जायदाद आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, जो भी गरीब किसान ने छोटी जमीन को अर्जित करके रखा हुआ है, या एक गरीब मजदूर ने जो जमीन अपनी अर्जित कर रखी है, उसका 55% हिस्सा ये लोग आप लोगों से छीन लेंगे। इससे पहले भी कई लोग नौकरी के बदले में आप लोगों से जमीन छीन चुके हैं। अब ये लोग एक व्यवस्थित तरीके से जमीन हड़पने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में साथियों, हम लोगों को इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारी जमीन हड़पता है, हमें उसका साथ देना है, या जो हमें सम्मान देने का काम करता है, हमें उसका साथ देना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करता है, जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, याद कीजिएगा 90 का वो दशक, जिस तरीके से जंगल राज की वजह से घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वही जंगल राज की आहट दोबारा सुनाई देने लगी है। जिस तरीके से राजद के नेताओं के सामने मेरे परिवार को गाली दी जाती है, गाली गलौज की सभ्य समाज में कहीं कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पर ऐसे में जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके नेता खामोश रहते हैं, ये इनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान इनके लिए मायने नहीं रखता। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने, एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो हम लोग को सम्मान, विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने लाठी में तेल पिलाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए लोग मुद्दा उठाते हैं, कभी संविधान खत्म हो जाएगा, कभी आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। याद कीजिए 2015 का विधानसभा का चुनाव, पूरा चुनाव राजद के नेताओं ने आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो लेकर ये चुनाव लड़ने का काम किया। आज 10 साल बीत गए, बताइए किसका आरक्षण छीना गया? ये डराने की राजनीति करने का काम महागठबंधन के लोग करते हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी झूठ बोलने का काम करते हैं, और ये बार बार मेरे प्रधानमंत्री ने हर मंच से इसको दोहराने का काम किया, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मंच से दोहराने का काम किया। बार बार केंद्र की हमारी सरकार ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है कि ना आरक्षण पर, ना संविधान को लेकर किसी तरीके का कोई बदलाव होगा। और आज आप लोगों के सामने हाजीपुर की इस धरती पे खड़े होकर मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। सर, जो हमारी सरकार ने जात पात धर्म मजहब से होकर तमाम तरीके की गरीब जन कल्याण की योजनाओं पर काम किया आज की तारीख में, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूंगा। आज भी देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। आप लोगों को मिलता है ना राशन? किन लोगों को मिलता? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। ये सोच है मेरे प्रधानमंत्री जी की, मुख्य धारा के साथ गरीबों को बाहर निकाल कर जोड़ने की। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। और दूसरी तरफ ये लोग भ्रम फैलाते हैं, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यहीं पर तेजस्वी यादव आकर चिराग पासवान के बारे में बोलकर जाते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं कि जो संपन्न दलित है उनका आरक्षण छीन लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। मुझे दिखा दे कहीं पे कोई बयान, मुझे दिखा दे एक जगह भी जहाँ पे चिराग पासवान ने यह बयान दिया हो, एक जगह भी नहीं दिखा दे। और अगर नहीं तो तेजस्वी यादव जी ये झूठ बोलना, झूठे बयान देना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम, ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम जो लोग करते हैं, इन लोगों से साथियों हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मेरे नेता ने, मेरे प्रधानमंत्री ने किसी गरीब कल्याण की योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने कहीं अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। पर जो लोग जात पात धर्म मजहब की राजनीति
राजनीति करते हैं, जिनको सिर्फ जातीयता सांप्रदायिकता में बांटने का काम करते हैं, वही लोग इस तरीके के भ्रम फैलाते हैं। और तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि ये बिहारी है और ये बहारी है। बताइए, चिराग पासवान कहीं से बहारी हो सकता है क्या? बताइए, चिराग पासवान बहारी हो सकता है क्या? ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी जमीन है, इस जमीन में मेरे पिता का खून पसीना मिला हुआ, ये मेरी जमीन है। और जो लोग बोलते हैं कि भैया चिराग पासवान बहारी है, तो वो लोग कौन लोग हैं जो विदेश से आते हैं और टूरिस्ट बनकर यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं? साथियों, आज बस आप लोगों से इतना आग्रह करूंगा कि जरूरी है विकास की राह से जुड़े रहे। जरूरी है कि जब हम लोग 400 पार के लक्ष्य को देश भर में हम लोग पार करने जा रहे हैं, तो वही बिहारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बिहार में मजबूती से उसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बिहार में मजबूती से उसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वही मजबूती से उनका समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, बस ये आग्रह करने आया और आप लोगों से खास तौर पर करूंगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा अब मेरा परिवार और कोई नहीं है। मेरे परिवार के जो लोग थे, उन्होंने भी अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा दिया। आज मुझे कम से कम उम्मीद थी कि आज वो आते। आज मेरे चाचा जी, मेरे अभिभावक जिनको मैंने हमेशा अपना पिता माना, आज मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आज के दिन एक बार बड़ा दिन रखते हैं, एक बार मुझे दिल से अपना बेटा मान लेते हैं। तमाम गिले शिकवे भूलकर एक बार आज इस मंच पर आकर अगर वो मुझे गले लगा लेते, मैं तमाम सारी बातों को मैं भूल जाता। पर आज भी उन्होंने मुझसे वही नफरत बरकरार रखी। मेरे लिए वो बड़े हैं, मेरे लिए वो आदरणीय है, मेरे लिए वो सम्मानित है। वो मुझे अपना बेटा माने नहीं माने, मेरे लिए वो हमेशा पिता तुल्य रहेंगे और उनके लिए मेरे मन में हमेशा से वही आदर, वही सम्मान रहेगा। और साथियों, आज जब आप लोगों के बीच ईमानदारी से बोलता हूँ, आप लोगों ने मुझे मेरे पिता की कमी महसूस होने नहीं दी, आप लोगों ने मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी, और इसके लिए मैं उम्र भर आप सबका आभारी रहूंगा। पर हाँ, एक बात और जरूर कहूंगा, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में तो ये एक व्यक्ति जो एकदम ढाल बनकर साय की तरह, भले वो व्यक्ति कभी सामने नहीं आए, पर जिस तरीके से उन्होंने पीछे रहकर हमेशा मेरा संरक्षण किया। आज मेरा वक्तव्य पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा अगर आज इस मंच पर मैं मेरी भगवान, मेरी मां, उनके आगे मैं जिक्र न करूं। इन्होंने अकेले, बिना हिम्मत हारे हुए, बिना डरे हुए, इन्होंने जिस तरीके से मुझे संभालने का काम किया, परिवार के टूटने के बाद, पार्टी के टूटने के बाद अपने आंसुओं की चिंता नहीं की, जिस तरीके से मेरे आंसू पहुंचती रही, मुझे हिम्मत देती रही, मुझे ताकत देती रही, यही ताकत रही थी मेरे पिता के पीछे और मेरे अस्तित्व के पीछे भी मेरी मां ही है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग इनका भी। मैं एक लाइन में बोलती नहीं हूं मंच पर, और मैं चाहूंगा एक लाइन बोले। मैं आज उनकी जनता से अपील करना चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे पति को यहाँ आशीर्वाद दिया है, उसी तरह मेरे बेटे चिराग को भारी मतों से जिताइए। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इतनी धूप में, मैं समझ सकता हूँ 6 घंटे से भी ज्यादा हो गया, 6 घंटे से जिस तरीके से आप लोगों ने धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी की परवाह की, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े रहे, मेरे लिए ये प्यार ही बहुत है। आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान दे दिया, मैं अपने आप को इसी में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं तमाम नेताओं का, अशरफ जी, मैं तमाम नेताओं का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर
मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मैं खास तौर पर मैं इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर नहीं, मैं इनको मेरे पिता की जगह पर ही, मेरे पिता तुल्य मेरे अभिभावक जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद हर कदम पर मेरा साथ दिया, आदरणीय नित्यानंद राय जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग इनका स्वागत करें। इस सम्मानित मंच पर मौजूद मेरे भाई जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।